जहां एक तरफ रूस ने भारत को ऑफर कर दिया है अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर TU-160। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त कौन होगा? चाइना होगा। सऊदी और भारत ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के लड़ाकू बेड़े में एक भी बम वर्षक विमान नहीं है, लेकिन भारत का दशकों पुराना दोस्त रूस उसे अपना सबसे एडवांस बॉम्बर TU-160 देने की पेशकश कर रहा है। व्हाइट स्वाइन के नाम से जाना जाने वाला रूस का ये विमान अपनी पेलोड क्षमता, लंबी रेंज और स्पीड की वजह से दुनिया के सबसे एडवांस बॉम्बर्स में से एक गिना जाता है। भारत लंबे समय में अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उपाय खोज रहा है, जिसमें लंबी दूरी के बॉम्बर को भी शामिल करना शामिल है। ऐसी चर्चा है कि भारत रूस के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ऐसे में आपको बता दूं, सोवियत काल में डुआलेप डिजाइन ब्यूरो ने 1970 के दशक में लंबी दूरी के बॉम्बर्स को बनाने पर काम शुरू किया। 1980-1990 के मध्य में इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल किया गया। 4 टर्बोजेट इंजन वाला TU-160 बॉम्बर अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है। रूसी बमवर्षक एक बार में 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका मतलब है कि यह बमवर्षक चीन के किसी भी शहर पर हमला करके वापस आ सकता है। इसके साथ ही यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। सुपरसोनिक का मतलब ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरना है, जो कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। TU-160 में वेरिएबल स्वीप विंग्स लगे हैं जो अपना एंगल बदल सकते हैं। ये विमान को अलग अलग गति और मिशन के प्रकार के अनुकूल होने में मदद करता है, जिससे ये सबसे तेज बमवर्षक बन जाता है। 4 इंजन होने के कारण इसके ऑपरेशन में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है। IDRW की रिपोर्ट में बताया गया कि TU-160 सामान्य ऑपरेशन के दौरान 1 घंटे में 12,000 से 15,000 लीटर ईंधन खर्च करता है। हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत क्षेत्र और समय के अनुसार अलग हो सकती है। कहा जाता है कि ईंधन रखरखाव क्रू को जोड़ ले तो इसके हर ऑपरेशन में करीब से करीब 19,000 से 30,000 डॉलर खर्च होंगे। इसके मुकाबले भारत के पास पहले से मौजूद फ्रेंच राफेल के ऑपरेशन के दौरान हर घंटे 16,000 डॉलर खर्च होते हैं। रूस के नए या पुनर्निर्मित TU-160 की एक यूनिट की कीमत वर्तमान अनुमान के अनुसार 30 करोड़ डॉलर यानी कि अच्छी खासे रुपए हो सकते हैं। चूंकि रूस लगातार इन विमानों को अपग्रेड करता है, ऐसे में किसी भी नई खरीद पर यह आगे बढ़ सकती है। विमान की कीमत के साथ ही इसमें लगने वाले उपकरणों, ट्रेनिंग, सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव भी शामिल है। इस तरह इसकी कुल कीमत 35 करोड़ डॉलर तक हो सकती है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तस्वीर से अभी सबसे ज्यादा किसी को टेंशन हो रही है तो वो चाइना। चीन अरबों डॉलर खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में जुटा है। भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद चीन इसे विवादित क्षेत्र से ले जाने पर आमदा है। अब भारत ने भी मल्टीलेटरल फोरम का इस्तेमाल करते हुए बीजिंग की नाक में नकेल डालने की तैयारी कर ली है। सऊदी अरब भी इंडिया की इस प्लानिंग का अहम हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के सामने इसका खुलासा कर दिया है। दरअसल भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में जुटा है। इसका उद्देश्य भारत को मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप से जोड़ना है ताकि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दिया जा सके। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब के प्रिंस फैजल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20, ब्रिक्स और IMF की बात करते हुए भारत और सऊदी अरब के साझा हितों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इंडिया और सऊदी अरब रीजनल स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर ने सऊदी विदेश मंत्री के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ही देश क्षेत्र में अस्थायित्व बनाए रखने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर खुशहाली लाना उनका उद्देश्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने IMF का उल्लेख करते हुए ग्लोबल लेवल पर सहयोग को और दुरुस्त करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि आज हमारे पास G20, ब्रिक्स, IMEC के साथ अन्य क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर बात करने का मौका है। हमारे प्रिंस के बीच में चर्चा ये स्पष्ट है कि क्षेत्र में स्थायित्व बरकरार रखने और आर्थिक विकास को गति देने में साझा हित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मौके पर किसी का नाम नहीं लिया। आपको बता दूं, पश्चिम एशिया में सऊदी अरब बड़ा प्लेयर है। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के साथ आने से आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक और क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देने में भी मदद मिलने वाली है। जयशंकर और प्रिंस फैजल के बीच गाजा और फिलिस्तीन में जारी हिंसक झड़प को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत न तो हत्या करने और किडनैप कर लोगों पर अत्याचार करने का समर्थक है, न ही निर्दोष लोगों की जान जाने का पक्षधर है। भारत संघर्ष विराम का समर्थन करता है। हमास के लड़ाकों ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल में घुसकर भीषण रक्तपात मचाया, 1000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी और तकरीबन 250 इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। इजरायली हमले में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान भी इस जंग में कूदने से हालात बदतर हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए बढ़िया है कि भारत यहाँ ब्रिक्स को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना अभी फिलहाल टेंशन में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी सरकार को भरोसा दिलाया है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पाक पीएम शरीफ की बुधवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के डिप्टी पीएम डिंग जुएजियांग से मुलाकात की। शरीफ ने डिंग को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहबाज शरीफ की चीन की डिप्टी पीएम के साथ ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चीनी सरकार पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भड़की हुई है। हालिया महीनों में पाकिस्तान में लगातार चीनी कर्मचारियों पर अटैक हुए हैं। इससे खफा चीनी सरकार ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए अपने सुरक्षा बलों को भेजने की बात उठाई है। चीन ने इस प्रस्ताव से पाकिस्तान में काफी हलचल है। शरीफ सरकार दबाव में है। बाकू में शिखर सम्मेलन के से इतर एक बैठक के दौरान शरीफ ने चीनी कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में डिंग जुएजियांग को बताया। पाक पीएम के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि शरीफ ने आतंकवाद के खतरे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार के कदमों पर चीनी नेता के साथ बातचीत की है। साथ ही पाकिस्तान और चीन के संबंधों का जिक्र करते हुए चीन को पाकिस्तान का दीर्घकालिक मित्र भी बताया। पाकिस्तान में चीन के निवेश वाली परियोजनाओं, खास तौर से अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिक निशाने पर हैं। पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे के पास बीते महीने एक आत्मघाती बम विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की जान गई। इन घटनाओं के बाद चीनी सरकार ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है। चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों के बाद बीजिंग ने पाकिस्तान पर अपनी स्वयं के सुरक्षा कर्मचारियों को देश में काम करने वाले हजारों चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है। चीनी अपनी सुरक्षा खुद लाना चाहते हैं। इस पर पाकिस्तान सरकार फिलहाल सहमत नहीं दिख रही है। तो एक तरफ सीपेक भी डूब रहा है, दूसरी तरफ इटली भी निकल चुका है, तीसरी तरफ ब्राजील भी BRI परियोजना से निकल रहा है और इन सब के बीच में भारत यहाँ पर IMEC कॉरिडोर को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है, जो एक बड़ा ही बढ़िया वाला काम है। हालांकि IMEC को लेकर उस समय भी ये चर्चा हुई थी। तुर्की एक समय था जो बहुत खुश हुआ था और उसे लगा था अब दिक्कतें नहीं है, पर यहाँ पर फिर से IMEC कॉरिडोर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।